नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत प्रतीक्षित आपका जो बजट का लेक्चर है वो हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से इंतज़ार करते करते अब जो है बजट का वीडियो आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइमिंग बिल्कुल सही है क्योंकि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम, पीसीएस सब जो है आपके इधर सामने ही है और बजट से इस समय उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। फरवरी में बजट आया था, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और ख़ासकर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बजट से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा आपको ध्यान से देखना है। मैं बीच बीच में आपको बताता चलूँगा कि कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और एक सबसे बड़ी जो बात है, आखिरी में आपको लगभग 75 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा पूरी बजट की समरी पर, उसको आपको बिल्कुल नहीं मिस करना। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आएगा तो उनमें से ही कोई ना कोई आएगा। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए बजट के, और लास्ट में 75 क्वेश्चन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि उसी में से बजट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यूनियन बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको पढ़ा चुका था और आर्थिकी के लिए ये जो है एक बेहतरीन चैप्टर है जो आपको पढ़ के ही जाना है, ये मस्ट है। बहुत सारी मैगजीन्स में आपने पढ़ा भी होगा पहले से, लेकिन समस्या ये है कि मैगज़ीन वाले पूरी का पूरा जितना भी बजट का डॉक्यूमेंट होता है पीआईबी और भारत सरकार की वेबसाइट से लेके वो एज इट इज़ जो है छाप देते हैं। और जब आप 10 पन्ने 5 पन्ने देखते हैं बजट के तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि हमको आखिर इसमें से क्या याद करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो जब मेरे साथ आप बजट पढ़ने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाएं। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में जितने की आवश्यकता है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों को मैंने जानबूझ के जो है इस लेक्चर में नहीं रखा है क्योंकि वो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो है पीडीएफ टेस्ट बैच चल रहा है, जिसके बारे में पहले भी आपको जानकारी दी थी। जो है मैंने समीक्षा अधिकारी की विशेषकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो 27 जुलाई का टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर इस समय पर भी ये ज्वाइन कर लेते हैं इस बैच को, इसमें आपको 13,000 प्रश्न मिलेंगे हमारे ऐप के माध्यम से, जिसमें से फुल टेस्ट, सेगमेंट वाइज टेस्ट, हिंदी का अलग टेस्ट और करंट अफेयर्स का अलग टेस्ट, उसके अलावा हिंदी के वीडियो लेक्चर्स, हिंदी की पीडीएफ और टॉपिक वाइज टेस्ट जीएस के, सब कुछ मिलेगा आपको। लगभग 13,000 प्रश्नों से आपका रिवीजन हो जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बिल्कुल जो टॉपिक, जो ट्रेंड है, जो इस समय पीसीएस आरओ में फॉलो हो रहा है, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में फॉलो हो रहा है, सारे क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो आप जब इन टेस्ट को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनकी व्याख्या पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल ये एहसास हो जाएगा कि वास्तविक परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह के प्रश्न जो है आने चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको जो है आपकी 27 जुलाई को आने वाली परीक्षा की हकीकत से रूबरू कराने वाला टेस्ट का प्रोग्राम है। आप इसमें जुड़ सकते हैं और इसमें अब टेलीग्राम ग्रुप वाली बंदिश भी ख़त्म कर दी गई है। आपको सीधे ऐप पे एक्सेस दे दिया जाएगा, डिकोड एग्ज़ाम का जो हमारा ऐप है, आप वहीं से अपनी सुविधा अनुसार, अपने समयानुसार सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद टेस्ट दीजिए और स्व मूल्यांकन करिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये समय जो है सबसे क्रूशियल है। इस समय रिवीजन के साथ साथ अगर आप जो है अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कुछ ना कुछ कमी छोड़ रहे हैं अपनी तैयारी में। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बजट को कब प्रस्तुत किया गया था। तो बजट जो है एक परंपरा बन गई है कि 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है जो पूर्ण बजट होता है। तो 1 फरवरी 2025 को इसको प्रस्तुत किया गया। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। और ये किस वित्त वर्ष का या किस फाइनेंशियल ईयर का बजट है? 2025-26 का है। और इनमें जो है कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत, हर बजट जो होता है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थीम होती है और कुछ उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम मार्गदर्शक सिद्धांत किए जाते हैं।
तो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का जो उल्लेख बजट में किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा अपने बजट भाषण में, उसको जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि निम्न में से कौन से जो है बिंदु हैं जो बजट के मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल हैं। तो वो ऐसे में आपको उत्तर जो है देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है गरीबी से मुक्ति, यानी बजट ऐसा होना चाहिए, बजट के प्रावधान ऐसा होने चाहिए कि गरीबी से मुक्ति मिले, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा मिले, यानी पहली चीज़ जो है पावर्टी हो गई, दूसरी चीज़ जो है एजुकेशन हो गया, ठीक है, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरी चीज़ जो है आपकी क्या हो गई, हेल्थ, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, यहाँ पर जो है रोजगार की बात आ गई, एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई। उसके बाद आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, यानी अगला फोकस पॉइंट हो गया रोजगार के बाद जो है महिलाएं। फिर इसके बाद देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, यानी फिर उसका अगला बिंदु हो गया हमारा जो है फार्मर्स या किसान, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो छोटे छोटे कीवर्ड्स के रूप में लिख लीजिए, भले आप जो है काखा गागा अंगा चा इस तरह से ना लिख पाएँ, तो आप छोटे छोटे जो है कीवर्ड्स के रूप में इसको लिख लीजिए कि सबसे पहले में जो है गरीबी की बात की गई है, दूसरे में जो है स्वास्थ्य की बात की गई है, तीसरे में जो है रोजगार की बात की गई है, चौथे में महिलाओं के लिए बात की गई है गाइडिंग प्रिंसिपल में, और पांचवें प्रिंसिपल में जो है किसानों की बात की गई है। और एक और छूट रहा है, छठा जो है स्कूली शिक्षा, तो एजुकेशन की भी बात की गई। तो इसको जो है आप इस तरह से पॉइंटेड फॉर्म में लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत समस्या की बात इसमें नहीं है। इसके बाद जो है कुछ बातें आपको इस पूरे बजट की ध्यान रखनी होगी, और जो सबसे बड़ा बिंदु है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इस बजट को लेके, कि इस बजट में एक रोड मैप बताया गया है भारत की विकास यात्रा का। भारत की विकास यात्रा का मतलब यही है कि हम कौन से 4 सेक्टर्स को इस बजट में फोकस कर रहे हैं, और इस बजट में उसको क्या कहा गया है, उसको विकास के इंजन कहा गया है। क्या कहा गया है, विकास के इंजन। ये विकास के इंजन हो गए। इंजन कैसे चलता है, इंजन में किसी न किसी तरह का ईंधन भरना चाहिए, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोयला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई ना कोई ईंधन होना चाहिए, तभी तो इंजन चलेगा। तो आपको ईंधन भी बताए गए हैं, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग याद रखिएगा कि विकास के इंजन क्या हैं और इस इंजन का ईंधन क्या है, ठीक है। तो विकास का पहला इंजन है कृषि, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, कृषि जो है विकास का पहला इंजन है। दूसरा है MSME यानी मध्यम मझोले सूक्ष्म उद्योग जो है। तीसरा है आपका निवेश, इन्वेस्टमेंट, और चौथा है आपका निर्यात। तो ये 4 हमारे जो है क्या हो गए, इंजन हो गए, जो ग्रोथ इंजन कहलाएंगे भारत के विकास का। उसके बाद इस इंजन में फ्यूल कैसे पड़ेगा, ईंधन कौन सा पड़ेगा, तो ईंधन के लिए इधर आ जाइए। ईंधन जो है सुधार जो है यानी मार्गदर्शक प्रेरणा जो है समावेशिता हो गई, ठीक है। दूसरा जो है इसका गंतव्य क्या हो जाएगा, विकसित भारत इसका गंतव्य है, ठीक है। तो ये जो है अभी इसको हम जो है बहुत अच्छे से एक एक लेंगे कि पहला विकास इंजन जो है कृषि है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट है, इसको अभी हम आगे कवर करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया उसको आप याद रख लीजिए, और यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। कुछ इसमें बातें और एलेबरेट की गई हैं, जैसे कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए कराधान यानी टैक्सेशन, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, नियामक में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। यानी यही सब जो है सुधार करके ईंधन जो बताया गया है, यही सब सुधार किया गया है। और फिर जो है हमने यहाँ पर लिखा है कि भारत की यात्रा के इंजन कौन है। भारत जो है अगर एक ट्रेन है जो विकास पथ पे जा रही है, तो उसका इंजन 4 हैं, कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। और इसमें सुधार को जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, और समावेशिता की भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में
प्रस्तुत किया गया है। तो थोड़ा सा ये थीमेटिक है, इसको समझने का प्रयास करिए जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगी, लेकिन इसको जो है क्योंकि थीम है, और ख़ासकर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में, आरओ जैसे एग्ज़ाम में इसी तरह के जो है आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो है बजट की थीम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो केंद्रीय बजट हमारा है, इसके अगर हम कुछ हाईलाइटेड बातें बताना चाहें आपको कि 25-26 के बजट में क्या हाईलाइट्स हैं, तो जो है हाईलाइट्स में जो है सबसे पहले आ जाएगा हमारा कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। उसके बाद दूसरा है उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्षमता 34.96 लाख करोड़ रुपया तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। देखिए, अब आप इतने भारी फिगर्स को देख के घबराइए नहीं, ये पूरा जो है ब्यौरा दिया गया है बजट का कि 23-24 के बजट जो वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद जो है उसका बजट अनुमान क्या था 24-25 का, फिर 24-25 का संशोधित अनुमान क्या है, और 25-26 जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसकी सारी फिगर ये दी गई हैं जो बजट अनुमान है। ठीक है, तो हमको जो है केवल इनमें से एक बात को याद रखना है, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजी प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियाँ। तो कुल प्राप्तियाँ आपको जो है याद रखना है, तो कुल प्राप्तियाँ आपको याद रखना है 50,65,345 करोड़। ये क्या है, हमने बजट के लिए विभिन्न स्रोतों से इतना पैसा अनुमान लगाया है कि हम इकट्ठा कर लेंगे, और जितना हम अनुमान लगाते हैं आय का, उतना ही हम व्यय करते हैं। यही जो है सीधा सीधा बजट है। तो जितनी प्राप्तियां हैं उतना ही हमने व्यय का ये बजट प्रस्तुत किया है। 50,65,345 करोड़ रुपए का ये बजट है। आपसे अगर पूछा जाएगा फिगर के मामले में, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इस बजट का कुल व्यय कितना है, यानी इस बजट का कुल आकार कितना है, ये जो बजट है ये कितने लाख करोड़ रुपए का है। तो आप बता सकते हैं 50.65 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। बस ये फिगर याद रखिए, बाकी इन सब की कोई चिंता मत करिए, पिछले से कंपैरिजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको नॉर्मली जो है अपने ज्ञान के लिए याद रखना हो तो आप कितना भी डेटा याद रख सकते हैं। ठीक है, अब कर प्राप्तियाँ इनमें से कितनी हैं जो टैक्स से आएंगी, अभी इसको हम आगे फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक चीज़ जो यहाँ पर रिमार्केबल और है वो है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बाकायदा एक कानून बना दिया गया था कि 5% से कम रखने का प्रयास करना है भारत सरकार को और राज्य सरकारों को भी। तो देखिए, राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वित्तीय वर्ष 25-26 में, वो है 4.4% का। कितना? 4.4% का फिस्कल डेफिसिट का। अब इसको हम आगे से और अच्छे से समझेंगे। आप पहले ये फिगर समझ लीजिए कि 4.4% जीडीपी के टर्म्स में ये है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये हमारा बजट में जो है राजकोषीय घाटे का अनुमान है। उधारियाँ और उसके बाद जो है कैपेक्स व्यय। कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स को लिख लेते हैं तो आपको शायद समझाना आसान रहेगा। कैपेक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैप का मतलब कैपिटल, एक्स का मतलब एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत व्यय। तो हमारा पूंजीगत व्यय कितने रहने का अनुमान लगाया गया, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, महत्वपूर्ण है। तो वित्तीय वर्ष 25-26 में कैपेक्स या जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो है आप यूँ कह लीजिए पूंजीगत व्यय कितना रहने का अनुमान है? 11.21 लाख करोड़ रुपए। तो देखिए, किसी भी जो आधुनिक बजट सिस्टम है भारत का, उसमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहली चीज़ ये है कि हम राजकोषीय घाटे और जितने बाकी घाटे हैं उनको कम से कम कर सकें। ठीक है, 5 के नीचे रखने का जो है अभी तो लक्ष्य चल रहा है, और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को या पूंजीगत व्यय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत व्यय जितना बढ़ेगा, जितना हमारे यहाँ पूंजीगत परिसंपत्तियों का सिस्टम में निर्माण होगा, उतना ज़्यादा। जैसे पूंजीगत परिसंपत्तियाँ मान लिए हमने स्टील की फैक्ट्री लगा ली, यूरिया की फैक्ट्री लगा ली, कोई और जो है पावर प्लांट लगा लिया कहीं पर। ठीक है, तो ये सब क्या है? पूंजीगत व्यय है। ये एक बार लग जाते हैं, भारी भरकम एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इनसे हम दीर्घ काल तक जो है मुनाफा या जो है प्राप्त करते हैं और हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है
और उसके वजह से हमको बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता भी कम होती है। रोड बनना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है, जो हम राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह बनते हैं ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही पार्ट हैं, क्योंकि आप उसको भी एक पूंजी की तरह देख लेंगे। अगर दिल्ली से और मुंबई तक जो है एक कोई एक्सप्रेस वे बन गया है तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली से मुंबई तक जो है लोगों का आने जाने का परिवहन भी तेज हो गया, साथ में माल ढुलाई और बाकी सुविधाएं भी जो है बहुत फास्ट हो गई, तो उससे भी जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रोथ होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ही अर्थव्यवस्था चिर स्थायी एक स्थायी गति से बढ़ती चली जाएगी। और ये सरकार पिछले जो है 9, 10, 11 साल अब तो होने वाले हैं, हो गए हैं, उसमें जो है यही प्रयास कर रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजकोषीय घाटे को कम रखने का प्रयास किया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और ये जो है जो कैपेक्स व्यय है तो 11.2 लाख करोड़ रुपए, तो आपने एक एब्सोल्यूट फिगर देख ली कि ये फिगर है, इसको आपके जीडीपी के टर्म्स में ज़्यादा पूछने का संभावना है, तो इसको ये याद रखिएगा कि ये 3.1% रहेगा जीडीपी के टर्म्स में, जो कि एक बड़ी मतलब अचीवमेंट है अगर देखा जाए बजटीय दृष्टि से। ठीक है, तो ये जो है कुछ हाईलाइट पॉइंट हो गए जो सीधे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बाकी जो है बजट की अब हम प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्राप्त कहाँ से कर रहे हैं। ये जो बजट का साइज आप देख रहे हैं 50.65 लाख करोड़ रुपए, ये 50.65 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं, ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो प्राप्ति के जो है 2-3 सोर्स होते हैं। एक तो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? जो हमने पूंजी निर्माण किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, उससे जो हम लाभ ले रहे हैं, उससे जो हमको मुनाफा आ रहा है, वो हमारा पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। अब इसमें जो है कई सारे जो है हम पूंजी बनाने के लिए भी जो है लोन लेते हैं, तो इसमें लोन भी शामिल है। जैसे कि मार्केट लोन उठाया हमने 11.5 लाख करोड़ का, उसके बाद स्मॉल सेविंग्स पे से 4.15 लाख करोड़ आ गया। उसके बाद हमने टोटल डेप्ट जो लिया वो 15.69 लाख करोड़ का है, और इसमें जो है एनडीसीआर फंड भी मिल गया, तो ये हो गया 16.45 लाख करोड़ रुपए। तो आप देख रहे हैं कि 50 लाख करोड़ में 16.45 लाख करोड़ रुपए तो आपकी जो है पूंजीगत प्राप्तियां ही हो गई है, कि नहीं, बड़ा हिस्सा है। इसके बाद दूसरा सिस्टम क्या हमारे पास है कि हम विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते हैं। हम का मतलब सरकार जो है विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है, और उस टैक्स से जो इनकम होती है उसको वो जो है आ जाती है हमारे बजट में, यानी प्राप्तियों के रूप में। जैसे कि सबसे पहले हम जो है कई सारे छोटे छोटे, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी से हमने अनुमान लगाया कि 11.78 लाख करोड़ रुपए हम प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जिसको यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहते हैं हम, 3.17 लाख करोड़ रुपए हो गया। टैक्सेज ऑन इनकम, जो इनकम टैक्स लगता है वेतन भोगियों पर और अन्य लोगों पर, वो 14.38 है, ठीक ठाक अमाउंट आता है उससे। कारपोरेशन टैक्स किन पे लगता है? कंपनियों पे लगता है, वो चाहे सर्विस सेक्टर में व्यापार कर रही हो, चाहे जो है किसी और मार्केट के किसी और सेक्टर में, तो ये भी ठीक ठाक अमाउंट हो गया 10.82 लाख करोड़ रुपए। और जो ये हमने ग्रॉस टैक्स इकट्ठा किया है, इसी से हम दो चीज़ें अब यहीं बाहर ही निकाल देते हैं, पहले ही माइनस कर देते हैं बजट में जोड़ने से पहले। वो क्या है कि भैया हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है, केंद्र सरकार कई सारे ऐसे टैक्स कलेक्ट करती है, जो कलेक्शन तो वो करती है लेकिन उसमें से हिस्सा राज्यों को भी देती है। क्यों? क्योंकि उसमें राज्यों का हिस्सा होता है, और उसका जो है वित्त आयोग, आपने सुना होगा, वित्त आयोग के माध्यम से उसके बंटवारे का फार्मूला तैयार किया जाता है, उसके आधार पे दिया जाता है। तो 42.70 लाख करोड़ रुपए का जो हमारे पास टैक्स आया है, उसमें से सीधा 14.22 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हमने दे दिया स्टेट शेयर के रूप में, विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया। अब इसमें स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को अलग मिलेगा, हिली स्टेट्स को अलग मिलेगा, जो बाकी विशेष परिस्थिति वाले सामान्य राज्य, सबके अलग अलग फार्मूले हैं, सबको अलग अलग से मिलेगा। और इसी टैक्स के पैसे से
थोड़ा सा मात्रा जो है 0.10 लाख करोड़ रुपए कहाँ चला जाता है, एनडीआर फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, कि कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए, कहीं चक्रवात आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के पास कुछ जो है पैसा सेपरेट रखा होना चाहिए, जो किसी बड़ी आपदा में रिकवरी के लिए, वहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए तुरंत किया जा सके। ऐसा ना हो कि उसके लिए संसद का विशेष सत्र आ रहा है, फिर उसमें जो है विधेयक लाया जा रहा है, फिर उसको पास कराया जा रहा है, ये सब नहीं। एक फंड जो है इसके लिए सेपरेटली स्थापित है, ठीक है। तो ये जो है 0.10 लाख करोड़ रुपए यहीं से जो टैक्स रेवेन्यू आया, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से, वहाँ से जल गया। अब 14.22 लाख करोड़ रुपए जो हमने स्टेट शेयर दे दिया है, उसके बाद जितना भी पैसा हमारा बचा तो वो क्या कहलाएगा, नेट टैक्स रिसिप्ट। क्या कहलाएगा, नेट टैक्स रिसिप्ट। सकल कर प्राप्तियां ये कितनी हो जाएंगी, 28.37 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये जो है हमारे इसमें चला गया। लेकिन अभी ये 50.65 की फिगर तो हमने टच ही नहीं की, ये कहाँ से आएगी। इसके लिए हम कई सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी पैसा जनरेट करते हैं, जहाँ पे हम कर के माध्यम से नहीं, लेकिन बाकी अन्य किसी माध्यम से पैसा उठाते हैं। तो डिविडेंड जो जारी किए जाते हैं, उनका जो प्रॉफिट आता है, उनसे पैसा आया। हमने इंटरेस्ट जो है जो कमाया, इंटरेस्ट रिसिप्ट जो हमको प्राप्त हुई, वो उससे पैसा आया। और कुछ और भी सोर्सेज हैं, उनसे पैसा आया। तो ये पैसा आया जो है 5.83। तो यहाँ पर 3 फिगर मिली। हमारी कैपिटल रिसिप्ट की 16.45 प्लस हमारी नेट टैक्स रिसिप्ट की 28.37 प्लस हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू की 5.83, और ये सब मिलके हमारा बजट तैयार हो गया 25-26 का। कितना, 50.65 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो है बजट में हमने प्राप्त कर लिया। अब बजट प्राप्त कर लिया तो हमारी प्लानिंग जो खर्च करने की है वही मेन बजट होती है। ये हमारी खर्च करने की प्लानिंग है, जो हमारा 50.65 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ पे जो है उस फिगर से ये अलग हो गया है चूँकि, ठीक है। यहाँ पर फिर से उसको लिख देते हैं। अब इस पैसे को खर्च किया जाएगा, जन कल्याणकारी कामों में खर्च किया जाएगा। बहुत सारे मदे हैं उसमें। तो इसमें 2 तरह से बड़े डिवीज़न किए जाते हैं। पहला है स्कीम एक्सपेंडिचर, जिसको कहते हैं योजनागत व्यय, यानी हमने किसी योजना के लिए वो पैसा खर्च कर लिया, चाहे वो केंद्रीय योजना हो या केंद्र प्रायोजित योजना हो। दूसरा हम जो है सीधे ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर, जिसमें मेन मुख्यतः जो है जो वेतन भत्ते और जो है पेंशन, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो दूसरे खर्चों में आ जाती हैं। तो स्कीम एक्सपेंडिचर में हमारा 21.64 लाख करोड़ रुपया गया, और ट्रांसफ़र जो सरकारी खर्च जिसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में 29.01 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो है ये इसका बाइफर्केशन हो गया, ठीक है। अब ये जो स्कीम एक्सपेंडिचर है, आयोजनागत व्यय, इसमें जो है एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जो केंद्र प्रायोजित होती है, मतलब पूरी तरह से केंद्र सरकार ही उस योजना को चला रही है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें जो है 5.42 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा हमारा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो केंद्रीय स्कीम है, लेकिन उसमें राज्यों को भी अपना कुछ ना कुछ अंशदान देना पड़ता है। आप पढ़ते हैं ना कि 90-10 का है। अभी आगे हम कुछ योजनाओं पे बात भी करेंगे, उसमें आप देखेंगे यहाँ चली गई आपकी जो है 16.22 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर चले गए। अब इसमें से जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, सब्सिडी में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। सब्सिडी देखिए 4.26 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में जा रहा है, जिसमें फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है, पेट्रोलियम की है, सोशल सर्विसेज में बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जाती है, और कुछ और भी सब्सिडीज़ हैं। तो सब्सिडीज़ में तो पैसा चला गया। उसके अलावा अदर जो है स्कीम्स है उसमें चला गया, ठीक है। तो ये आपको ऊपर का स्कीम एक्सपेंडिचर का मामला समझ में आ गया। अब जो है हम बात करते हैं ट्रांसफ़र इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंडिचर, जो हमने जिसको हम विशुद्ध रूप से कहें तो सरकार को चलाने के लिए जो व्यय होता है, जो उसके कर्मचारियों पे व्यय होता है, विभिन्न उपक्रमों पे व्यय होता है, तनख्वाह पे व्यय होता है, पेंशन पे व्यय होता है, फंड पे व्यय होता है।
तो वो सारे खर्चे इसमें आते हैं, जिसको सरकारी व्यय आप विशुद्ध रूप से कह सकते हैं। अब इसमें भी दो तरह की, मुख्य रूप से 2-3 तरह की चीज़ें हैं। पहली है ट्रांसफ़र टू स्टेट, सीधे सीधे स्टेट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया कुछ फंड, ठीक है, वो उसमें से फाइनेंस कमीशन के थ्रू भी हो गया और अदर ट्रांसफर्स भी हो गए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें जो है कार्यालय खर्च, जिसको हम कह सकते हैं सरकारी ऑफिसों को चलाने के लिए जो खर्च है, सैलरी के लिए, पेंशन के लिए, और उसके अलावा बहुत सारे और भी भत्ते होते हैं सरकारी, उन पे। फिर अगला है अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर, केंद्र के जो है कुछ और व्यय, तो उनमें जो है ऑटोनॉमस बॉडीज़ के लिए, मतलब जो है जो स्वायत्तशासी संस्थान है केंद्र सरकार के अंतर्गत, और इंटरेस्ट चुकाने का जो है, जो हमने लोन लिया है विभिन्न जगहों से इस बजट को इतना बड़ा बनाने के लिए, तो उसके लिए हमको उस पर जो ब्याज देना है वो भी तो देना है, तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट है। कितना है ब्याज हमको देना है? 12.76 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, और कुछ और खर्चे हैं, ठीक है। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, मुझे लगता है कि आप बजट की प्रोफाइलिंग अब समझ गए होंगे कि ये पैसा आया कहाँ से, और ये सब अभी अनुमान है, ये कहीं से आया वया नहीं है, ये पहले से एक प्री कैलकुलेशन है कि हम इतना इस वित्तीय वर्ष में इकट्ठा कर लेंगे, और ये भी एक अनुमान है कि हम इतना जो है खर्च कर देंगे, लेकिन जो वास्तविक होता है वो अलग होता है, वो 2 साल बाद फिगर आती है, ठीक है। चलिए, तो अब बजट जो है वो मोस्टली घाटे का ही प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप निकाल पाएँ। तो सबसे पहला घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है, जिसका हमने पीछे जिक्र भी किया था कि 4.4% रखने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटा देते हैं। जैसे कि हमारा जो कुल व्यय होने वाला है और हमने जो प्राप्त किया, लेकिन जो हमने प्राप्त किया है उसमें से जो हमने उधार लेके प्राप्त किया है, क्योंकि उधार लेने का मतलब वो आपका तो पैसा है नहीं, आपने किसी से जो है ब्याज पे पैसा ले लिया है, तो वो एक्चुअल पैसा तो हुआ नहीं ना, वो आपने कर्ज लिया है, इसलिए उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आता ही आता है। राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटाते हैं, लेकिन इन प्राप्तियों में उधार को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तब जो फिगर निकल के आती है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है, और इसी को जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देते हैं कि हमको 5 से नीचे रखना है। अब राजकोषीय घाटे की कहानी देख लीजिए, ठीक है, एक एक घाटे की हम बात करेंगे। ये जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं इन पे मत जाइएगा, आप केवल जीडीपी के टर्म्स में याद करिए। 23-24 में जो है राजकोषीय घाटा 5.6% था। उसके बाद 24-25 में जो बजट जब प्रस्तुत किया गया तब बजट अनुमान में बताया गया कि 4.9 रहेगा, लेकिन वास्तविक रूप से जब आज उसके सारे आंकड़े आ चुके हैं तब ये जो है जो संशोधित बजट अनुमान बताया गया वो 4.8% बताया गया है। और इसी तरह से 25-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका बताया गया है 4.4। तो राजकोषीय घाटे के आगे आप 4.4 रख लीजिएगा, बस इतना आपको याद रखना है। ये है राजस्व घाटा क्या होता है, रेवेन्यू घाटा क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब ये जो हमने राजस्व प्राप्त किया, तो कुल राजस्व जो हमने प्राप्त किया उसमें से हमने कुल राजस्व जो व्यय कर दिया, ठीक है। जो हमने राजस्व प्राप्त किया, रेवेन्यू प्राप्त किया, क्योंकि हम राजस्व प्राप्त भी कर रहे हैं और राजस्व का व्यय भी कर रहे हैं राजस्व के रूप में, तो इनका जो अंतर हुआ वही हमारा राजस्व घाटा हो गया। तो राजस्व घाटा हमारा कितना अनुमानित है? 1.5। इस बजट में राजस्व घाटा हमारा कितना अनुमानित है? 1.5, ठीक है, 1.5 अनुमानित है राजस्व घाटा। तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटा। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या हुआ? इधर मैंने फार्मूले इसीलिए लिख दिए हैं आपको, जो है प्रभावी राजस्व घाटा को हम इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये जो है राजस्व घाटा जो हमने निकाला, ठीक है, राजस्व घाटा ये निकाला 2 नंबर पे, उसमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दी गई अनुदान राशि, यानी जो है जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सब्सिडी दी है, पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने के लिए जो है हमने सब्सिडी दी है, उसको माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो ये कितना अनुमानित है इस बजट में? ये जो है 0.3% अनुमानित है। कितना अनुमानित है?
0.3%। घाटा आप जो है अगर पिछलों सालों से कंपैरिजन भी करेंगे तो आप देखेंगे लगातार जो है घाटे में कमी आ रही है। जो 24-25 का अनुमान है संशोधित वाला, उसमें प्रभावी राजस्व घाटा 1% है, और जबकि इस बार जो हमने अनुमान लगाया है 0.3%। तो घाटा जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी होगी। प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा जो है, इसका भी आप सीधा सीधा फार्मूला देख लीजिए। राजकोषीय घाटा जो हमने सबसे ऊपर निकाला, उसमें से जो ब्याज भुगतान किया है, ब्याज किस पे भुगतान करते हैं? जो हम पैसा उधार पे लेते हैं उसके लिए जो ब्याज भुगतान किया है उसको अगर आप घटा देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। और ये प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना इस बजट में अनुमानित किया गया है? 0.8%। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप लिख लीजिए, इनके फार्मूले अगर चाहें तो शॉर्ट में लिख लीजिए, और उनके आगे इनकी जो है कितना कितना जीडीपी के टर्म्स में परसेंटेज में बजट में अनुमान लगाया गया है वो लिख लीजिए। एक क्वेश्चन जो है इसमें से आपको आ सकता है। इसी को जो है हम ग्राफ चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट देखिए लगातार कम हो रहा है। एक समय था जो कोविड वाला 20-21 का जो पीरियड था बजट, देखिए 9.2 तक पहुंच गया था ये घाटा। ठीक है, उस समय तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डंप हो ही गई थी। उसके बाद जो है लगातार आप देखेंगे तो घाटा कम होता जा रहा है, राजस्व घाटा 6.7, 6.4, 5.6, 4.8, अंततः जो है 4.4 इस बार का अनुमान है। तो सारे ही घाटे आप देखेंगे। दूसरा जो रेड कलर से है ये आपका जो है रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा, जो हमने बताया कि 1.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद तीसरा जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है जो कि 0.8% है, और उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट है जो कि 0.3% है। ये जो है केवल आपको एक ट्रेंड दिखाने के लिए कि मान लीजिए आप पीसीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ लिखना चाहें तो बता सकते हैं आप जो है कि कोविड वाले काल में जो है बजट में एकदम से बहुत ज़्यादा जो है घाटा बढ़ा था, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी। उसके बाद से लगातार सरकार का प्रयास रहा कि घाटे को लगातार धीरे 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 कम की ओर लाया जा सके। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं घाटे की प्रवृत्ति को कि किस तरह से घट रहा है। ये देखिए 6.7 से 4.4% आ गया है। कौन सा है? फिस्कल डेफिसिट है। 4.4 से 1.5% आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 3.3% से 0.3% आ गया है, और वहीं पर जो है प्राइमरी डेफिसिट है 3.3% से जो है 0.8% तक आ गया घट के इस बजट अनुमान में। तो इस तरह का भी आप जो है अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आते हैं जो हमने बात की थी ना कि जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसके अलावा जो है स्कीमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से कुछ पैसा, कुछ क्या एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है राज्यों को चला जाता है उनकी जो है स्थिति के अनुसार। तो देखिए राज्यों को जो अंतरण है उसमें सरकार लगातार उनका हिस्सा बढ़ा रही है। ये जो ग्राफ है आपको शो करता है 16-17 में जो राज्यों को अंतरित हुआ पैसा वो 9.86 लाख करोड़ था, और आज जो है क्या स्थिति है, आज जो बजट अब प्रस्तुत किया गया है 25-26 में ये बढ़कर 25.60 लाख करोड़ रुपया हो गया है राज्यों को अंतरण, यानी ट्रांसफ़र टू स्टेट एंड यूटीज। इसमें राज्य का मतलब इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक फिगर ये याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें कि 25.60 ये जो है राज्यों को अंतरित किया गया है। अब आते हैं कर प्राप्तियां, जो टैक्स रिसिप्ट हैं, टैक्स से जो हमको रेवेन्यू आ रहा है, रिसिप्ट आ रही है, प्राप्तियां हो रही हैं, उसका क्या रुझान है। तो सकल कर राजस्व की अगर हम बात करेंगे जीडीपी, तो टैक्स रिसिप्ट हमारी बढ़नी चाहिए, ये भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था का एक द्योतक है। तो 22-23 में 11.3% था जीडीपी के टर्म्स में। ये जितनी फिगर है ये परसेंटेज में है, जीडीपी के टर्म्स में है। अब ये बढ़ते बढ़ते इस बजट में अनुमान किया गया है कि सकल कर राजस्व जो है वो 12% आएगा। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स होता है 6.2% से बढ़कर इसकी रिसिप्ट 7.1% हो गई है। यानी टैक्सेशन सिस्टम्स में इतना रिफॉर्म किया गया है। आप देखेंगे कि अब जो है एक
हर व्यापारी और हर व्यक्ति, चाहे वो किसी परमानेंट स्रोत से नहीं भी कमा रहा है, तो कम से कम कुछ नहीं तो अपना सिबिल स्कोर सुधारने के लिए ही वो जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो उस वजह से देखिए प्रत्यक्ष कर में आपको वृद्धि दिखेगी। अप्रत्यक्ष कर में भी जो है लगभग चीज़ें सही चल रही हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई है। 5.1 था और उसके बाद 4.9 हुआ 24-25 में, और इस बार भी 4.9 का ही अनुमान लगाया गया है। तो ये जो है जीडीपी के टर्म्स में ये बजट के बात हो गई जो है। अब हमने जो पीछे बात की थी उसका एक समराइज रूप में देखते हैं कि जो ये बजट है 50.65 लाख करोड़ रुपए का, इसमें हम पैसा प्राप्त कहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मदें क्या है पैसा प्राप्त करने की, हमारी जो इनकमिंग की सबसे बड़ी मदें क्या हैं और एक्सपेंडिचर की सबसे बड़ी मदें क्या हैं, वो अगली स्लाइड पे देखेंगे। तो पहले हम इनकमिंग की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें हेड आपको क्या दिख रहा है, हम लोग जो उधार लेते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे IMF से लें, चाहे रिजर्व बैंक से लें, किसी से भी लें, जो हम उधार के रूप में पैसा प्राप्त कर रहे हैं वही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति का स्रोत है। 24% हम उधार से ला रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्रोत क्या हो जाएगा, दूसरा स्रोत हमारा इनकम टैक्स है। आयकर के माध्यम से हम 22% पैसा जुटा रहे हैं, ठीक है, 100% का ही परसेंट के फॉर्म में है ये। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी मद आप देखेंगे GST और बाकी इस जैसे जो कर होते हैं, चाहे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो, CGST, SGST, सारे इसमें टैक्स आ जाएंगे। इस तरह के व्यापारिक वाले कारपोरेट टैक्स हो गया 18%, ये तीसरी सबसे बड़ी मद हो गई है। तो 1, 2, 3 इस तरह से हेडिंग डाल के अगर आप ये लिख लेंगे, बाई चांस इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता रहेगा। वैसे हर साल का लगभग यही हिसाब किताब होता है, परसेंटेज में 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मदें ऐसी ही रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कारपोरेट टैक्स जो है यहाँ पर ये 17% है, अच्छा खासा ये भी ला रहा है GST के अलावा। बाकी छोटी चीज़ें उनको ज़्यादा जो है देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो रुपया खर्च हो रहा है वो सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जा रहा है, तो भैया सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाएगा, जब आपने सबसे ज़्यादा हम राज्यों को स्थानांतरण कर रहे हैं। जैसा हमने पीछे देखा था 22% हम जो है स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राज्यों को दे रहे हैं उनके जो है शेयर के रूप में, उनके अंश के रूप में, जिसको राज्यांश कहा जाता है। राज्य इसमें स्टेट यूटी दोनों शामिल हैं। ये हो गया सबसे बड़ी मद हमारी व्यय की। व्यय की दूसरी सबसे बड़ी मद क्या है, ब्याज भुगतान। जो हम करोड़ों अरबों रुपया जो है कर्जा ले रहे हैं विभिन्न संस्थाओं से, उनका ब्याज भी तो चुकाना है। तो दूसरे नंबर पे 20% पैसा हमारा तो ब्याज भुगतान में चला जा रहा है। प्राप्ति के स्रोत में देखिएगा यही सबसे बड़ी मद थी। 24% पैसा हम जो है कैसे ला रहे थे, उधार से ला रहे थे, और उसी उधार का हम भुगत रहे हैं ब्याज। 20% जो है हमारा व्यय का हिस्सा यही है। फिर इसके बाद जो है तीसरी सबसे बड़ी मद जो है हमारी क्या है, ये 16% हमारा केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें जो हैं, इसमें रक्षा भी है, सब्सिडी है, पूंजीगत व्यय को छोड़कर, इसमें तीनों की चीज़ों को छोड़कर 16% लगभग जो है जो केंद्रीय स्कीमें हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं। बाकी रक्षा पर 8% व्यय है। कभी कभी जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के बजट में रक्षा पर व्यय के लिए कितना % निर्धारित है। तो रक्षा पर व्यय जो है हमारे GDP का 8% है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से रिलेटेबल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी बहुत सारे और चीज़ें हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत की 2-3 स्कीमें मुख्य होती हैं, उन्हीं पर याद करिए। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने शुरुआत में बात की थी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना ज़्यादा पूंजीगत व्यय होगा, जितनी ज़्यादा हम पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करेंगे, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आता है। और इसमें जितना ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा उतनी ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। खासकर जो है दीर्घकालीन निवेश जो इसमें होता है वो आगे चल के अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि हमने बात की थी, कोई बहुत बड़ा हमने पावर प्लांट लगा दिया, ठीक है, कोई हमने स्टील का प्लांट लगा दिया, एल्युमिनियम का प्लांट लगा दिया, ठीक है। शुरुआत में जब आप देखेंगे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उस समय भारी भारी उद्योगीकरण पहली दूसरी पर किए गए थे, तो वो इसीलिए थे क्योंकि उसका फ़ायदा जो है बाद में हमको देखने को मिला।
तो पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां क्या हैं ये यहाँ पर देखिएगा। आप देखेंगे 16-17 से अगर हम शुरुआत करते हैं, 16-17 में 4.5 लाख करोड़ रुपए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 10 सालों में 15.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये हम मान सकते हैं कि लगभग ये 3 गुना हो गया है, भले एग्जैक्ट 3 गुना नहीं हो गया है। तो एक तो आप ये फिगर याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें कि पूंजीगत व्यय जो है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.5 लाख करोड़ रुपए 25-26 के बजट में अनुमानित किया गया है। इसको हम दूसरे और अच्छे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको जीडीपी के टर्म्स में हम कैसे जो है बता सकते हैं। तो जीडीपी के टर्म्स में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताना हो तो 4.3% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है 25-26 में, और ये भी लगातार आप बढ़ रहा है। कहीं कहीं पर जो है एक जगह थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो बराबर है, 4.2 से 4.1% हुआ है, बहुत ज़्यादा कमी कोई नहीं आई है, लेकिन फिर बढ़ाकर 4.3% कर दिया गया है। तो अगर आपको कोई निबंध लिखना हो, कोई मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग करनी हो, तो आप जो है इसका रेफरेंस पीछे से भी ले सकते हैं कि 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है। वर्तमान संदर्भ में तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये याद होना चाहिए कि हमारा जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के टर्म्स में 4.3% है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना पर्याप्त है। अब ये जो बजट भारी भरकम प्रस्तुत किया गया है, इसमें व्यय की प्रमुख मदें क्या हैं। जैसे हमने बात की कि रक्षा पर हम 8% व्यय कर रहे हैं, पूरे जो है जीडीपी का 8% रक्षा पर डिफेंस सेक्टर में व्यय कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आप दिख जाएगा 4,91,732 करोड़ रुपए रक्षा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण विकास आ जाता है, गृह मंत्रालय, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शहरी विकास पर, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, ऊर्जा, वाणिज्य उद्योग, समाज कल्याण, वैज्ञानिक विभाग। इस तरह से इसका एक क्रम बताया गया है बजट में कि कौन कौन से जो है मंत्रालयों को या जो है कैसे कैसे जो है पैसा आवंटित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें आपको रक्षा व्यय ही दिख रहा होगा। आगे आते हैं, इस बजट में पिछले 5-6 सालों से डिमांड की जा रही थी कि करदाताओं को, जो टैक्स पेयर्स हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको राहत प्रदान की जाए, टैक्स में जो है टैक्सेशन कम किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स उनके हिसाब से पड़ रहा था। जितनी इनकम नहीं हो रही थी उतना ठीक ठाक टैक्स जा रहा था। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा बड़ा सुधार करते हुए सरकार ने एक ऐसा स्लैब ढांचा तैयार किया कर का कि ये मान लीजिए कि 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको 0 टैक्स देना होगा। आप यहाँ से उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें सब्सिडी, उसमें जो है जो एक मुश्त कटौती होती है वो जो है वो बता दी गई है कि 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए की एक मुश्त कटौती पूरे उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्लैब की हम चर्चा करें तो 4 लाख तक तो एग्जैक्टली 0 है। ठीक है, उसके बाद 4 लाख से 8 लाख की इनकम जो है 5% है, 8 लाख से 12 लाख पे जो है टैक्स जो है कितना है, 10% है। ये 10% है ज़रूर, लेकिन इसमें जो है जब जो पूरी टैक्स की सब्सिडी घटा दी जाती है तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, फार्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया है, और इसको लेके जो है इस बार की बजट को बहुत जो है तारीफ भी मिली है, खासकर सरकारी कर्मचारियों ने इसको बहुत सराहा है। फिर तो जो है हायर इनकम आ गई, 12 लाख से ऊपर वाली 15%, 20%, 25%, 30%, ये सब जो है टैक्स के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो 3 वर्षीय ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु एक योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में ये भी दिया गया है, और मुकदमेबाजी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित हार्बर नियमावली के दायरे को बढ़ाना, ये भी की जा रही है। तो ये जो नई कर व्यवस्था है, इसमें जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि 12 लाख रुपए तक की जो आय है, यानी विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। तो मतलब मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 12 लाख तक की जिनकी आय है उनको 0 टैक्स देना पड़ेगा। बाकी और भी सारे प्रावधान हैं, इसको बहुत ज़्यादा रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया।
अब आते हैं विकास के इंजनों पर, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी कि विकास के जो 4 इंजन थे उनमें उन इंजनों को ईंधन देने के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीमें शुरू की हैं, जहां से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाने संभावित हैं। तो ये जो विकास यात्रा का क्रम है, भारत की विकास यात्रा का, इसका पहला इंजन तो कृषि हो गया, मैं दोबारा दोहरा दूं क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा है MSME जो छोटे उद्योग हैं, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। ठीक है, अब इनको हम 1 बाय 1 जो है टेकअप करेंगे और प्रथम इंजन की बात करते हैं सबसे पहले कृषि की। ठीक है, तो कृषि को इंजन के रूप में पहला इंजन माना गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो इसके लिए कुछ नई स्कीम शुरू की गई हैं, कुछ नए कार्यक्रम हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, ये विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम है एक प्रकार का, इसका नाम याद कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों का विस्तारण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले पहले 100 जिलों का चयन किया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने जिलों का इसमें चयन किया जाएगा? 100 जिलों का चयन किया जाएगा। इस कार्यक्रम से कितने करोड़ किसान लाभान्वित हो सकते हैं? 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा इसमें जो है, अभी कृषि में ही चल रहे हैं, ऊपर की हेडिंग आप पढ़ते रहिएगा, ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण। तो इसके लिए क्या है, एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, ग्रामीण समृद्धि और नया निर्माण, लचीला निर्माण। ये जो है बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम, मतलब कई सारे सेक्टर्स को उसमें कृषि के इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान हो पाएगा। जो कम रोजगार दिखता है उसमें रोजगार हम बढ़ा पाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए प्राण हम दे पाएंगे। तो पहला चरण जो इस योजना का होगा ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण का, इसमें 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। तो इसके आगे भी 100 लिख लीजिए भैया। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं पूरे भारत में एक साथ चलेगी, पहले सारे राज्यों के 100 जिलों को चुना जाएगा जो विकासशील जिले हैं कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद आप जानते हैं भारत जो है दलहन का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। लगभग जो है बहुत ज़्यादा हम लोग दाल खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है शाकाहारी समाज होने के कारण भारत में दालों पर प्रोटीन के लिए दालों को ही मुख्य रूप से जो है हम निर्भर हैं। तो दाल में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। हम जितना उगा रहे हैं उतना उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं, हम बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अफ्रीकन कंट्रीज़ से मंगा रहे हैं दाल जो है। तो दाल में हम आत्मनिर्भरता कैसे लाएं, उसके लिए कार्यक्रम है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। बस ये योजना का नाम कहीं शॉर्ट में छोटा छोटा नोट करते चलिएगा, जिससे आपको याद रहेगा। अब ये कितने साल का कार्यक्रम है? ये 6 वर्षीय कार्यक्रम है। दूसरा पॉइंट इसमें हो गया, इसमें विशेष रूप से तूर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, इन पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियां जैसे नेफेड और NCCF अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी, जिससे किसानों को किसान से अगर अच्छे दाम पे दाल खरीदी जाएगी तो किसान उसको उगाने में भी इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी घोषणा है जो आपसे पूछा जा सकता है। मखाना बिहार में खूब उगाया जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक है वो। तो बिहार में एक मखाना बोर्ड ही बना दिया जा रहा। मखाना को सुपर फूड माना जाता है, क्योंकि मखाने में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं। महंगा तो होता है लेकिन खाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा शरीर के लिए पौष्टिक भी होता है। तो बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा और इसका लक्ष्य क्या है कि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए और मूल्य संवर्धन जो है और विपणन में सुधार आए। ठीक है, अगला है एक और मिशन शुरू होगा जो बीज से जो संबंधित है। इसका नाम है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए कहीं छोटा सा। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसंधान इकोसिस्टम को और मेंटेन किया जाएगा। देखिए, उच्च पैदावार यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के बीज बनाने हैं आपको, तो जितना ज़्यादा आप रिसर्च पर फोकस करेंगे उतना अच्छा हो जाए। क्योंकि बीज कैसे बनेंगे? बीज वैज्ञानिक लोग बनाएंगे, रिसर्च करके बनाएंगे। तो
उच्च पैदावार वाली बीजों के प्रचार प्रसार करना इसका लक्ष्य है और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज़ बहुत सारी बन जाती हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, लेकिन तब भी एक समस्या आती है कि वो आम किसानों को नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उस पर तो ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलता है, ट्रायल में भी सफल हो जाती हैं तो उसके बाद जो है वो बहुत महंगे दाम पर ही उपलब्ध होती हैं। जो बड़े बड़े किसान होते हैं वही उनको उगा पाते हैं, ले पाते हैं। तो आम किसानों तक भी उच्च पैदावार वाली बीजें पहुँचें तो ऐसे 100 बीजों की किस्मों को इस मिशन में शामिल किया जाएगा। अगला है हमारा कपास के लिए उत्पादकता मिशन। कपास भी जो है अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान देती है, क्योंकि भारत जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक नामी गिरामी हैसियत रखता है पूरे विश्व में। तो एक ये 5 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा जिसका नाम दिया गया है कपास उत्पादकता मिशन, और इसमें जो कपास की अधिक लंबे रेशे वाली प्रजाति है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण उपलब्ध कराना। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब इसमें ऋणों की सीमा को बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है, इस बजट में। असम में एक यूरिया संयंत्र बनाया जाएगा, मतलब स्थापित किया जाएगा। असम में कहाँ पर? नामरूप में। नामरूप नामक जगह है असम में, वहाँ पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब हमारा विकास का दूसरा इंजन आ गया भाई, वो है क्या? MSME, ठीक है, लघु उद्योग आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ये हमारा विकास का दूसरा इंजन है, ठीक है, चारों इंजनों में से। तो इसमें जो है MSME का जो वर्गीकरण है उसके मानदंड में पहले संशोधन किया जाएगा। संशोधन में क्या किया गया है कि जो निवेश और कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 2.5 और 2 गुना कर दिया जाएगा। यानी निवेश की सीमा को 2.5 गुना और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2 गुना कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है MSME इस दायरे में आ जाएंगी और उनको लाभ प्राप्त होगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। जैसा आपने देखा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, इसीलिए जो है जो स्मॉल जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, सूक्ष्म उद्यम हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो उद्यम पोर्टल पर जितने भी पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग हैं उनको पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए पात्रता क्या है कि उद्यम पोर्टल पर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आगे स्टार्टअप्स के लिए निधियों का एक कोष बनाया जाएगा, जो नए नवाचार हैं, नए स्टार्टअप्स हैं। और ये कोष कितनी धनराशि का बनेगा, यही आपसे अगर पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है। ये 10,000 करोड़ रुपए, मतलब छोटी मोटी धनराशि नहीं, बड़ी धनराशि है। इसके अंशदान के साथ में जो है ये बनेगा कोष, ठीक है। फिर जो पहली बार के जो है उद्यमी हैं, जो नए नए उद्यम में आए हैं, इनमें खासकर जो है 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का जो है सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की भी घोषणा की गई है। अब इस योजना का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन वो आगे आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। फुटवियर और लेदर के क्षेत्र में फोकस उत्पाद स्कीम लाई जाएगी, ठीक है। कैसी? उसका फोकस उत्पाद, यानी पर्टिकुलर कुछ आइटम्स पे फोकस दिए होगी। 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए 4 लाख करोड़ का कारोबार के लक्ष्य। तो इसमें याद रखिएगा 4 लाख करोड़ का जो है इसमें कारोबार का लक्ष्य रखा गया है और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने हेतु ये फोकस उत्पाद स्कीम आएगी, जो कि फुटवियर और लेदर क्षेत्र के बारे में है। चलिए, अभी दूसरा इंजन चल ही रहा है, खिलौना क्षेत्र। खिलौना क्षेत्र आप जानते हैं कि आज भी हम लोग जो है जो खिलौने हैं अच्छी क्वालिटी के, उसके लिए चाइना पर ही मुख्य रूप से फोकस्ड है। मैक्सिमम खिलौने जो है चाइना से ही आते हैं, सस्ते भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। और खिलौने अगर छोटे बच्चे खेलते हैं तो मुंह में ज़रूर डालते हैं, इसलिए इको फ्रेंडली खिलौने बनाने के लिए जो है एक नई स्कीम शुरू की गई है, जिसको मतलब स्कीम क्या, एक कल्पना है भारत सरकार की कि वैश्विक खिलौना केंद्र हम बनाएंगे भारत को।
इसमें उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे और नवीन पर्यावरण हितैषी खिलौने बनाने की घोषणा की योजना इसमें चल रही है। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए एक सहायता की योजना है। ये सहायता की योजना कहाँ आएगी? बिहार में। ठीक है। तो स्टेट का नाम याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान। मतलब पूरा एक इस राष्ट्रीय संस्थान स्थापित होगा बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की सहायता के लिए, और इसका संबंध जो है मखाना बोर्ड जो है उससे भी है। अभी हमारा MSME ही चल रहा है। अब विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। मेक इन इंडिया सफलतापूर्वक चल ही रहा है, इतने 10 साल से अधिक हो गए उसको, अब इसको और आगे ले जाना है। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना किया जाएगा, जिसमें बड़े उद्योगों को भी, छोटे उद्योगों को, मझले उद्योगों को, सभी को शामिल किया जाएगा। अब आ गया हमारा विकास का तीसरा इंजन। तीसरा इंजन क्या है? लोगों में निवेश। वहाँ पर हमने शॉर्ट में पढ़ा था निवेश। निवेश का मतलब ये नहीं कि व्यापार में ही निवेश, हमारा ह्यूमन रिसोर्स में भी निवेश होना चाहिए, जिसमें शिक्षा है और भी चीज़ें हैं, सब कुछ शामिल है। तो इसका नाम दिया गया है लोगों में निवेश। इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला चरण है लोगों में निवेश। तो अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएँ चल रही हैं, जिसमें 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। तो ये आपको संख्या याद रखनी है कि कितनी टिकरिंग प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है? 50,000। फिर सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिनको हम PHC कहते हैं, के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, इसके लिए राष्ट्रीय मिशन पहले से भी चल रहा है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, यानी पुस्तकों को भारतीय भाषा में उपलब्ध कराना उच्चतर शिक्षा के लिए, और उनको डिजिटल रूप में भी प्रदान करना, जैसे ई-लाइब्रेरी इत्यादि में उनको रखना। उसके लिए एक नया स्कीम लॉन्च कर दी गई है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ठीक है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस उनको समझते चलिए। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र एक स्थापित किया जाएगा। समझ गए होंगे आप जो है, ये मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इसका टैगलाइन दिया गया है। ठीक है। और 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र इसके लिए स्थापित किए जाएंगे। तो आपसे सीधा सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई कितने सेंटर आप एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे इसके लिए? 5। उत्तर आपका हो गया 5। IIT में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। तो IIT में किस तरह से क्षमता का विस्तार होगा? 6500 और विद्यार्थियों के लिए 2014 के पश्चात शुरू किए गए जो 5 IIT हैं, उनमें अतिरिक्त अवसंरचना स्थापित की जाएंगी, जिससे सीटिंग क्षमता बढ़े तो और लोग इंजीनियर बन सकें जो है वर्ल्ड क्लास। नेक्स्ट हमारा शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र। तो AI का भी एक एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। कहाँ खुलेगा ये भी नहीं खुलासा किया गया बजट में, लेकिन इसमें निवेश बहुत हैवी है। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा, एजुकेशन फील्ड के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन का विस्तार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ेंगी डॉक्टरों के लिए। ठीक है। और अगले वर्ष इसके शुरुआत करते हुए पहले 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है। फिर क्रमिक रूप से ये 75,000 तक आएगा। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बढ़ेंगे। कैंसर एक भयावह महामारी के रूप में बढ़ रहा है, फैल रहा है, सभी को सतर्क रहने की भी ज़रूरत है ना। तो उसके कई सारे कारण हैं, कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। अगर कोई भी आपके शरीर में आपको अनयूजुअल बात लगती है तो उसको जो है इग्नोर करने वाला समय अब चला गया है। उसको जितनी जल्दी, आप ये मत सोचिए कि थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा डॉक्टर को दिखाने से, जो है हमको थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी छोटी भी चीज़ अनयूजुअल आपको लगती है तो आपको ज़रूर डॉक्टरी सलाह उसमें लेनी चाहिए। तो ये कैंसर डे केयर केंद्र क्या है? मान लीजिए किसी की कीमोथेरेपी हो रही है तो उसको जो है दिन भर वहाँ एडमिट होना है, तो ये जो है कैंसर डे केयर केंद्र उसी लिए किया जाएगा। 25-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर धीरे धीरे सभी जिला अस्पतालों में ये व्यवस्था की जाएगी। अब तीसरे इंजन में ही अब आ गया पॉइंट हमारा अर्थव्यवस्था में निवेश। अभी तक हमने कहा लोगों में निवेश यानी ह्यूमन रिसोर्स में निवेश। अब अर्थव्यवस्था में निवेश की बात हम करेंगे तो सबसे पहले अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
तो राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का इसमें आवंटन का प्रस्ताव है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना घोषित की गई। नई परिसंपत्तियों में से 10 लाख करोड़ रुपए तक की पूंजी के लिए 25-26 के लिए दूसरी योजना लाई गई है। जल जीवन मिशन को उसकी सफलता को देखते हुए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसमें पहले तो बजट बढ़ा दिया गया है, अभी आगे उसको अलग से देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये, और इसको कितना एक्सटेंड किया गया है ये ध्यान रखिए। तो 2028 तक जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है इस बजट में, ये याद रखिएगा। एक शहरी चुनौती कोष बनाया जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए से। कितने से? 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ में। इससे शहरों में जो है रचनात्मक पुनर्विकास किया जाएगा, स्वच्छता इत्यादि पे ध्यान दिया जाएगा। फिर परमाणु ऊर्जा आज के आधुनिक समय की ज़रूरत है, क्योंकि और सभी जो ऊर्जा हैं जिनमें हम किसी न किसी तरह के कार्बनिक ईंधन का उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो ऐसे में पर्यावरण ऊर्जा भी जो है एक स्वच्छ साफ़ सुथरी ऊर्जा है। हालांकि उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होता है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो उस दिशा में भारत सरकार ने प्रयास शुरू किया है, परमाणु ऊर्जा मिशन लेके आई है। परमाणु ऊर्जा मिशन में क्या होगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु जो है ऊर्जा मिशन आएगा। 20,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। 2033 तक एक लक्ष्य दिया गया है, और कोई भी योजना का जो लक्ष्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो 2033 का लक्ष्य क्या है? 5 स्वदेश में विकसित SMR संचालित करना। SMR क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी छोटे रिएक्टर्स होंगे जिनसे बिजली इत्यादि बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें समुद्री विकास कोष की स्थापना के लिए जो है 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार 49% का अपना योगदान देगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर से इकट्ठा किया जाएगा। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम जो है, जो उड़ान योजना है एविएशन की, इसमें जो है हमको 10 वर्ष में, अगले 10 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। 120 नए गंतव्य डेस्टिनेशंस को शामिल किया जाएगा। 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए जो है उड़ान स्कीम में संशोधन किया गया है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नवाचार में निवेश, एंटरप्रेन्योरशिप में निवेश। ठीक है, तो जैसे स्टार्टअप्स इत्यादि जो हैं ये सब नवाचार में ही आते हैं। अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप चलेगी, इसमें 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। ठीक है, ये सब जो है स्कीम्स हो गई। फसलों के लिए जर्मप्लाज्म, फसलों के जर्मप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि उनका जो है जीव द्रव्य, जिसमें उनका जेनेटिक मटेरियल भी होता है, उसके लिए एक जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। तो भारत में एक जीन बैंक पहले से स्थापित है। तो यहाँ से आपसे एक लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जीन बैंक कौन सा है, क्योंकि हम तो दूसरे की बात कर रहे हैं कि दूसरा स्थापित किया जाएगा जीन बैंक। तो पहला राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में है, जो ICAR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जिसको जो है NBPGR कहते हैं, NBPGR में ये है, तो नई दिल्ली में है। दूसरा कहाँ स्थापित होगा अभी इसके लिए जगह नहीं डिसाइड की गई है, लेकिन दूसरे के लिए योजना मतलब शुरू कर दी गई है। इसके बाद एक अगला मिशन है ज्ञान भारतम मिशन। इसमें जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, संग्रहालय हैं, निजी संग्रहालय हैं, उनके साथ पांडुलिपियाँ जो हमारी हैं, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती हैं, 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ये मिशन बनाया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, नाम याद रखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ज्ञान भारतीयम किससे संबंधित है, इसके संरक्षण से, इसके संरक्षण से, तो आपको पता होना चाहिए पांडुलिपियों के संरक्षण से संबंधित है। अब हमारा विकास की तरफ हम पहुंच रहे हैं। चौथा इंजन आ गया, जो आखिरी इंजन है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है निर्यात, क्योंकि ये चौथा इंजन क्या है? निर्यात है। तो एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत ट्रेडनेट स्थापित किया जाएगा। ट्रेडनेट क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार है उसका लेखा जोखा रखने के लिए, उसमें कागजी कार्रवाई के लिए, उसका डिजिटलाइजेशन के लिए ये स्कीम है।
तो ये जो है भारत ट्रेड नेट, इसको BTN कहते हैं, तो इसके जरिए आसानी से व्यापार से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा किए जा सकेंगे और उनका सत्यापन भी किया जाएगा। ये मेन रूप से इंटरनेशनल जो व्यापार है उसके लिए है। तो ये हो गया निर्यात के लिए। और भी बहुत सारे पॉइंट थे जिनको मैंने पहले ही कहा था कि कुछ जो है जो गैर ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने इसके हटा दिया है, तो वो हटा दिया है। अब फ्यूल की बात हो जाए, फ्यूल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ये फ्यूल हो गया, ईंधन यहाँ से आएगा, यानी FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे पास। इसके बाद जो है कुछ और तथ्य हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं। बजट में 2047 तक का एक लक्ष्य रखा गया है स्वच्छ ऊर्जा को लेके कि कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। अभी जो हमने स्मॉल रिएक्टर्स की बात पीछे की थी ना, जो नए स्थापित किए जाने हैं, वो इसी संबंधित ये पॉइंट है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्या हमारा लक्ष्य है? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता विकसित करना हमारा लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन की हमने बात की थी कि 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका बजट कितना बढ़ा दिया गया है? 67,000 करोड़ रुपए इसका कुल बजटीय परिव्यय कर दिया गया है। भारत की ग्रामीण आबादी के 80% का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को 2019 से जल जीवन मिशन से फ़ायदा हुआ है। और 3 वर्षों तक का जो है ये जो लक्ष्य बढ़ाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि 100% जो है घरों तक जल जीवन मिशन यानी नल से जल पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, कोई कुएं से पानी भर के ना आए। तो ठीक है, यहाँ हम बजट को सैद्धांतिक जो है हमारा जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे हम आ गए हैं, क्वेश्चंस को, जिसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने जितना पीछे पढ़ा है उसका सबका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जो है पहला क्वेश्चन आ गया, 1 फरवरी 2025 को जो प्रस्तुत किया गया बजट, उसका आकार क्या है? चलिए बताइए। 50.65 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, सब बता दिया गया है। बजट का मुख्य फोकस क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा आ गया। मुख्य फोकस हमने 4 बताए थे ना, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं या नारियां, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, तीसरा। बजट में राजकोषीय घाटा GDP के प्रतिशत का कितने रहने का अनुमान है? देखिए सीधा वही प्रश्न है जो मैंने आपको वहाँ इंगित किए, वही प्रश्न यहाँ पर है, 4.4%। अब ऐसे भी ना याद हो तो समझ लीजिए आपको याद नहीं हो पाएगा, सबसे सस्ता तरीका यही है। बजट में प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित किया गया है? कितना था? 0.08%, ठीक है। आप रिकॉल करेंगे, अभी आपको सब ध्यान आता चला जाएगा जो हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न ले लेते हैं, बजट में राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा क्रमशः कितना है? तो राजस्व घाटा हो गया 1.5% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आ गया, बजट में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कितने लाख करोड़ रुपए का वित्त आवंटित किया गया? कौन सा पॉइंट है? स्टेट ट्रांसफर वाला जो हमने पढ़ा था। 25.6 लाख करोड़। कितना? 25.6 लाख करोड़। ये फिगर मैंने कहा था कि आपको याद रखनी है। अगला लेते प्रश्न जो है हमारा, बजट में क्रमशः राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? चलिए याद करिए, हो सकता है ये याद ना आए, लेकिन चलिए मैं याद करा देता हूं आपको। राजस्व प्राप्तियां हैं 34.20 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 16.44 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बजट में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो जहां प्राप्तियां बताइए वहीं पर व्यय भी लिख लीजिए अगर आप कहीं शॉर्ट नोट बना रहे हैं। तो राजस्व व्यय हमारा जो है 39.44 लाख करोड़ रुपए है और पूंजीगत व्यय जो है 11.21 लाख करोड़ रुपए इसमें अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर सरकार के द्वारा कितना व्यय किया जाएगा? क्या प्रावधान है? ठीक है, ये भी हमने दिखाया था आपको। क्रमशः 2.03 लाख करोड़ रुपए और 1.67 लाख करोड़ रुपए। तो खाद्य पर हो गया आपका 2.03 और उर्वरक पर हो गया, फर्टिलाइजर पर 1.67 लाख करोड़ रुपए। बजट में कितने जिलों में धन धान्य योजना शुरू की जाएगी? याद करिए, 100 जिलों में। याद आया? 100 जिलों में हमने बात की थी, तो 100 जिलों में शुरू की जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, बजट में तूर दाल, मसूर और दाल के लिए कितने वर्ष के लिए एक मिशन शुरू किया गया है? 6 वर्ष के लिए, दलहन वाला मिशन। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? जो मखाना का खूब ज़्यादा उत्पादन करता है, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है।
किस राज्य में यूरिया संयंत्र की स्थापना किया जाएगा? नामरूप कहाँ पर है? असम में। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। अगला हमारा प्रश्न है, देश में अगले 5 वर्ष में मेडिकल सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी? तो 5 वर्षों में 75,000 की जाएगी, पहले चरण में 10,000 की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। यूपीई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 30,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, बजट में केंद्र सरकार की आय के सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा आय कहाँ से होती है? हमने बताया था ना, उधार लेके। तो सबसे पहले उधार हो गया, उसके बाद आयकर हो गया, उसके बाद जीएसटी हो गया, उसके बाद निगम कर हो गया। बजट में व्यय के सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? मद कौन से हैं? तो राज्यों को जो अंतरण किया जाएगा 22% तो वही चला जाता है। फिर जो आपने कर्जा लिया उसको चुकाएंगे 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16%। ठीक है। बजट के अनुसार कर प्राप्तियों का जीडीपी से प्रतिशत क्या है? 12%। अच्छा खासा जो है कर प्राप्ति होती है जीडीपी के टर्म्स में। बजट में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? 4.3%। और यहाँ पर एब्सोल्यूट फिगर भी लिखिए, उसको याद रखें चाहे ना रखें। बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना बजट आवंटित किया गया है? क्रमशः 8500 और 8000 करोड़ रुपए। बजट में पीएम पोषण मिशन के लिए कितनी धनराशि दी गई है? तो पोषण मिशन वही है जो फ्री में राशन बांटा जा रहा है, 12,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा है, पीएम श्री योजना के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? 7500 करोड़ रुपए। तो ये कुछ बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैच मेकिंग में आ जाता है। अमृत मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 10,000 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादकता मिशन शुरुआती कितने वर्षों के लिए शुरुआत की जाएगी? तो हमने पीछे पढ़ा था ना, 5 वर्ष के लिए लंबे रेशे वाले कपास के लिए ये मिशन बनाया गया है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों को कितने लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? याद करिए, 5 लाख रुपए की सीमा से जो है किसान क्रेडिट कार्ड की ही तरह ये होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की नई योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये हमने चर्चा की थी, 2 करोड़ रुपए का ऋण जो है दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए। फोकस प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की जाएगी? याद करिएगा इसको ध्यान से, फुटवियर और लेदर क्षेत्र में जो है फोकस्ड प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत करने की बात इस बजट में की गई है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसको ध्यान रखिएगा, जहां मखाना बोर्ड स्थापित हो रहा है वहीं पर यह राष्ट्रीय संस्थान बनेगा, बिहार में। ठीक है। देश में कौशल विकास के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे? कुल 5 बनाए जाएंगे। कितने? 5। अगला प्रश्न लेते हैं, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी? 50,000 का लक्ष्य सरकार ने रखा है अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं के लिए। राज्यों को अवसंरचना सहायता के लिए कितने वर्षों की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो समझ लीजिए कि 50 साल के लिए दे दिया गया। 50 साल बाद कौन चुकाएगा, लेकिन 50 साल के लिए ये ऋण दिया जा रहा है। ठीक है। जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल करने के लिए इसका विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है ये आपके लिए, 2028 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक है। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वापस लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम दिया गया, शुरुआत में ही आया था, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। ठीक है। 2025 से 30 के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, शहरों में सृजनात्मक विकास, जल एवं स्वच्छता को बढ़ाने के लिए कितना व्यय किया जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उड़ान योजना के तहत कितने वर्षों में 120 नए गंतव्यों को 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा? तो ये लक्ष्य रखा गया है 10 वर्ष का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी से कितने पर्यटक स्थलों का विकास करेगी? ये लक्ष्य रखा गया है 50 पर्यटन स्थलों का। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत आईआईटी
और IISc में अनुसंधान हेतु कितनी फेलोशिप दी जाएगी? 10,000 लोगों को फेलोशिप प्रदान करने का इसमें टारगेट सेट किया गया है। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कितने लाख जर्म प्लान लाइनों वाली दूसरी जीन बैंक को स्थापित किया जाएगा? 10 लाख। निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान नवाचार विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 20,000 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार के लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न, व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु कौन सी संस्था बनेगी? तो इसको हमने डिस्कस भी किया था कि इससे जो है दस्तावेजों के आदान प्रदान, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये योजना का नाम रखा गया है भारत ट्रेड नेट, BTN। क्या नाम रखा गया है? भारत ट्रेड नेट। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र में FDI वाला 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित करने के लिए एक विधेयक लाए जाने की बात की गई है। इसका विधेयक का नाम होगा जन विश्वास विधेयक 2.0। कई सारे व्यापार ऐसे हैं जिसमें पहले कुछ चीज़ों को अपराध की श्रेणी में रख दिया गया था, ठीक है। तो अपराध की श्रेणी में रखने के कारण उनकी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती थी, उनको जुर्माना दे के जो है जल्दी निपटाया जा सकता था, तो उनको गैर आपराधिक श्रेणी में नॉन क्रिमिनल उसमें रख दिया गया है। तो इसके लिए अभी विधेयक आएगा। औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए कितने टैरिफ दरों को हटाया गया है? 7 कुल ऐसे टैरिफ को हटाया गया है जिससे व्यापार और सुगम हो सके। मध्यम वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए कितने लाख रुपए की आय को करमुक्त रखने का घोषणा की गई है? तो इस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की गई थी। 12 लाख रुपए तक की आय जो है पूरी लगभग कर मुक्त रहेगी। नए आयकर प्रस्ताव के अनुसार कितने लाख रुपए की आय पर 30% कर लगाया जाएगा? तो 30% आपने देखा था उस संरचना में हाईएस्ट जो है स्लैब थी 24 लाख रुपए की आय अगर होगी। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जिससे उनको कम से कम टैक्स देना पड़े? 1 लाख रुपए कर दिया गया है कर कटौती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को, यानी जो रिटर्न फाइल करने की सीमा थी उसको बढ़ाकर अब 4 वर्ष कर दिया गया है, जो मौजूदा समय में 2 वर्ष थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटे धर्मार्थ न्यासों यानी ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए उनकी पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की घोषणा कर दी गई? पहले हमेशा केवल 5 वर्ष के लिए उनकी होती थी ट्रस्ट का गठन, अब उसको बढ़ाकर जो है 10 वर्ष कर दिया गया है, जिससे बार बार रिन्यूअल ना कराना पड़े, सीधे 10 वर्ष के लिए रजिस्टर हो जाए। बजट में मंत्रालयों को आवंटित की गई मद किस प्रकार से है? तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो है सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। फिर ग्रामीण विकास, ये मैंने पूरा वो चार्ट दिखाया था उसमें आपने देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बजट में उत्तर प्रदेश को कितना राज्यांश मिला है? ठीक है, ये मिला है 3.9 लाख करोड़ रुपए का। सरकार अगले कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बना देगी? 3 वर्ष का सरकार ने ये लक्ष्य रखा गया है। बजट में उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में लाइट मेट्रो चलाने की घोषणा की गई है? लाइट मेट्रो चलेंगी गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी और वाराणसी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी और वाराणसी। अब स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है इसके लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है, तो योजनाओं से भी पूछ लिया जाता है कैसी धनराशि कितनी ज़्यादा है। तो कितना स्वच्छ भारत मिशन के लिए है? शहरी के लिए 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल जीवन हेतु मिशन हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ये भी हमने पढ़ा था, 67,000 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए कितना है? 86,000 करोड़ के लिए। मनरेगा को जो है बहुत ज़्यादा देना भी पड़ता है। इसके बाद जो है PM ग्रामीण सड़क योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए क्रमशः कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो PM सड़क ग्रामीण योजना के लिए 19,000 करोड़ और जो है सूर्य बिजली मुफ्त योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी MSME के वर्गीकरण के लिए और निवेश के कारोबार की सीमा को
क्रमशः कितने गुना बढ़ा दिया गया है, तो क्रमशः 2.5 और 2 गुना, जो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था उस पर ही आधारित है। कितने हज़ार करोड़ रुपए से स्टार्टअप के लिए निधियों के कोष स्थापित किए जाएंगे, तो ये कोष जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, 10,000 करोड़ का स्टार्टअप कोष बनाया गया है। कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु AI का एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए के फंड की ये बनेगी AI का एक्सीलेंस सेंटर, लेकिन किसके लिए? एजुकेशन सेक्टर के लिए, ध्यान रखिएगा। बजट में कितने हज़ार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तो ये कितना धनराशि इस पर लगाई जाएगी? 20,000 करोड़ रुपए। किस वर्ष तक 5 स्वदेशी विकसित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर संचालित करने का प्रस्ताव किया गया है? वर्ष 2033 तक। देखिए ये सब मैंने पढ़ाया था, इसको क्वेश्चन में इसीलिए आए हैं कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी याद हो जाए, ठीक है। समुद्री विकास कोष की हमने बात की थी, तो उसके लिए कितना पैसा है, कोष बनाया गया 25,000 करोड़ का। बुनियादी जियो स्पैटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए जो है नेशनल जियो स्पैटियल मिशन की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों, निजी संग्रहकर्ताओं द्वारा पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। उसका नाम क्या दिया गया है? ज्ञान भारतम मिशन। क्या नाम दिया गया है? ज्ञान भारतम मिशन। किन मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा? तो इसमें वाणिज्य मंत्रालय रहेगा और MSME और वित्त मंत्रालय रहेगा, ठीक है। इनके सहयोग से शुरू होगा। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में किस सूचकांक को शुरू किया जाएगा? तो राज्यों में निवेश अनुकूल सूचकांक, एक नया सूचकांक जो है बनाया जाएगा, जिस पे राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी, जिससे ये पता चले कि निवेश के अनुकूल राज्यों की जो स्थिति है उनकी रैंक क्या है, कौन सा सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त करने के लिए तैयार है। आगे, वेतनभोगी करदाताओं के लिए बजट में कितनी आयकर को मुक्त रखा गया है, इसकी हमने बात कर भी ली थी। 12.75 लाख रुपए को मुक्त रखा गया है। किराए पर TDS के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए अब कर दी गई है? तो ये सीधा 6 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन प्रेषणों पर TDS की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये 7 से 10 हो गई। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वित्त वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटे को घटाकर कितना % का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कितना % करने का किया गया है? 4.4%। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने बजट को हर आयाम से समझा और उस पर आधारित क्वेश्चंस को भी यहाँ सॉल्व कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने बजट के हर पहलू को कवर कर लिया। हर पहलू को कवर करने का मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर पहलू को कवर कर लिया है, उसका प्रॉपर रिवीजन भी कर लिया है क्वेश्चन से। अगर आप इस वीडियो को मात्र 3 बार देख लेते हैं तो आपको कोई नोट्स तक नहीं बनाने पड़ेंगे, आपका सारा जो है बजट पूरा तैयार हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न का बजट से उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और
अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।